नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम वाचन कर रहे हैं डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा लिखित मुर्दहिया, उनकी आत्मकथा जो कि एक सच्ची घटना है। उन्होंने जो जिया है वैसे ही लिखा है। यह आजमगढ़ के रहने वाले डॉक्टर तुलसीराम जी की आत्मकथा है। आइए, दलित समाज के जिस समाज से वे उठे और जहां तक उन्होंने पहुंचा प्रोफेसर के पद तक, वह काफ़ी सराहनीय है। तो उनके जीवन को जानना हमारे लिए न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि जीवन में हमें अतीत से भी रूबरू कराएगा कि किन स्थितियों से उठकर वह आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं मुर्दहिया भाग 5, जिसका शीर्षक है भूतहिया नागिन। और इसमें हमने भाग 2 देखा है। भाग यानी कि पार्ट 2 पार्ट देखा है। काफ़ी लंबा होने के कारण इसको भी हम कई पार्ट में कर रहे हैं। तो भाग 5 का पार्ट 2 हो चुका है, आज है पार्ट 3। हमने देखा है यहाँ तक कि इस दिए में तेल नहीं, चुनाव जितना खेल नहीं। वास्तव में इस नारे को हमारे क्षेत्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने लोकप्रिय बनाया था। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का भी काफी जोर था। एक बार फिर वही कार्यकर्ता हमारे गांव आए और पिछले चुनाव की तरह हमारे घर के सामने वाली दीवार पर हसिया और बाली, हसिया बाली का चिन्ह गेरुए रंग से बनाया। गेरू आप जानते हैं ना, गेरुआ रंग, गेरू एक आता है। उनकी मंडली ने एक क्रांतिकारी गाना गाया जो इस प्रकार से था। ललका झंडा मुटका डंडा, कब उठैबा बलमू, जमींदार लुटेरवा कब भगैबा बलमू। ललका झंडा मुटका डंडा, कब उठैबा बलमू। कहरवा धुन वाला यह गाना मेरे दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। इस गाने को फैजाबाद जिले के राजबली यादव नामक एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोक गायक ने लिखा था। मैं स्कूल से वापस आने के बाद बस्ती के अन्य बच्चों के साथ खलिहान में जाता। खेत और खलिहान आपने सुना है ना, तो खेत खलिहान वही खेत खलिहान वाला है, मतलब खाली स्थान पे चले गए। खेत खलिहान में खेलने वाले के लिए खेत हो गया जिसमें फसलें लगी है, खलिहान हो गया जो खाली है, खेत जो खाली है, तो खेत खलिहान उसी को कहा जाता है। हम मैदान में कूड़ेदान में पड़े लोहे के टूटे गगरे को उठा लाते और उस पर नगाड़े की तरह लकड़ी से बजा बजा कर ललका झंडा मोटका डंडा कब उठैबा बलमू वाला गाना शुरू कर देते थे। हम घंटों तक इसे गाते रहते और हमारे इर्द गिर्द बड़े लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो जाती। हम गोरू चराते। गोरू मतलब गाय भैंस बकरी, ये सब कहा जाता है गोरू चराना। मतलब इसको चराओगे तो कहा जाएगा गोरू चराना। जब कभी मुर्दहिया पर होते तो हमारे इस लकड़ ध्वनि पर नटनियां नाच नाच कर पागल सी होने लगती थी। राह चलते कल्पना में मैं ललका झंडा मुटका डंडा लिए लोगों का हुजूम देखता। इसी हुजूम में मैं स्वयं को ढूंढता। उधर पिछले चुनावों की ही तरह रात में ब्राह्मण हमारे घर आते, कौड़ा तापते तथा गांजा पीते हुए चुनाव चर्चा करते। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफी प्रभाव था, किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था। इस दौरान हमारी दलित बस्ती में एक विवाह समारोह के अवसर पर टूटवा का नाच आया। टूटवा की बेटी हमारे गांव में ब्याही गई थी। वे जन्म से ही एक हाथ के टूटे थे। टूटे हाथ में पंजा नहीं था तथा पूरी बाह बड़ी पतली थी, इसलिए उन्हें टुटवा के नाम से जाना जाता था। वे अत्यंत हाजिर जवाब स्वांग थे। उन्होंने एक नाच मंडली खोल ली थी जिसे टुटवा का नाच के रूप में बहुत ख्याति मिली थी। वे अपने पेट पर ढेर सारी कपड़ा बांध कर मोटी तोत बना लेते और फटी हुई कोट पैंट पहनकर सिर पर हैट लगाकर अंग्रेज बन जाते। अपने लूले हाथ को दूसरे हाथ की मुट्ठी में नीचे ऊपर करते हुए वे मंच पर एक नेता का अभिनय करते हुए गाने लगते। क्या गाते? यही गाते, हम्मा दे दा ओट भैया हम्मा दे दा ओट, दौड़त दौड़त फटी गई कोट भैया हम्मा दे दा ओट, लेला 10 रुपया का नोट भैया भैया हम्मा दे दा ओट, बोलत बोलत सूख गई हो ओट भैया हम्मा दे दा ओट। टुटवा के इस व्यंग ने हमारे पूरे क्षेत्र में धूम मचा दिया। हम लोग इस गाने को भी गगरे की लकड़ ध्वनि पर खूब गाते और अपना मनोरंजन करते। टुटवा भी एक अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी सामाजिक और राजनीतिक व्यंग शैली हरिशंकर परसाई जैसी थी। हरिशंकर परसाई को आप जानते हैं ना,
हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य कलाकार है और हमारे भी फेवरेट रहे हैं। हमारे फेवरेट में हम बात करें तो आपको बता ही देते हैं, हमारे फेवरेट में हरिशंकर परसाई भी हमारे हैं, कबीर दास जी भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी भी हैं और आपके राहुल सांकृत्यायन भी हैं और डॉक्टर तुलसीराम का यह भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो नाम है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम रहता है। उनके मुख से निकले हुए, वैसे सभी लोग अच्छा है, सभी का कुछ ना कुछ रचनाएं जो होती हैं बहुत ही बेहतरीन होती हैं। उनके मुख से निकले हुए स्वतः स्फूर्त डायलॉग श्रोताओं के मस्तिष्क में हिलती हुई लकीर जैसा कंपन पैदा कर देते थे। उनके पास अपने संदेश को संचारित करने की अद्भुत शैली थी। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह पूर्व नियोजित ढंग से कोई गीत या डायलॉग तैयार नहीं रखते थे। चूंकि वे लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए मंच पे आते ही सामाजिक यथार्थ को देखते हुए उनकी वाणी प्रस्फुटित हो जाती थी। शीघ्र ही श्रोता उनके स्वर में अपना स्वर मिलाने लगते थे। टूटवा की याद आने पर याद आता है गौतम बुद्ध का समकालीन वह व्यक्ति जिसका नाम था तालपूट नाटककार। तालपूट नाटककार की एक बृहद नाटक मंडली थी जिसे लेकर वह गांव गांव घूम घूम कर नाटक दिखाता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक दिन वह अपनी मंडली के साथ श्रावस्ती पहुंचा और गौतम बुद्ध का उपदेश सुना, जिसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बन गया। चुनावों के दौरान एक अन्य दलित लोक गायक सुखई भी हमारे गांव आए। सुखई की बहन हमारे गांव के रामबली नामक खेत मजदूर से ब्याह की गई थी, यानी कि उसकी पत्नी थी। सुखई किस्सा गायकी के महान अभिनेता थे। वीर रानी, सारंगा, छप्पन छुड़ी, सवरी, लोरिक जैसे लोकप्रिय पात्रों से संबद्ध और प्रचलित लंबी लंबी कहानियों को गा गा कर सुनाते थे। किस्सा गायन में समय समय पर वार्तालाप शैली का भी समावेश होता रहता था। सुखई अपने आप में एक बृहद मंडली थे। नाच मंडलियों में तो अनेक कलाकार होते थे, किंतु किस्सा गायकी में सुखई अकेले होते थे। फिर भी किस्सा समाप्त होते हुए वे दर्जनों पात्रों की भूमिकाएं निभा चुके होते थे। सुखई भी अनपढ़ खेत मजदूर थे, किंतु उनकी याददाश्त बेजोड़ थी, यानी कि उनकी मेमोरी बहुत ही अच्छी थी। किसी एक कहानी को वे घंटों गाते रहते और श्रोता मंत्रमुग्ध अविरल शांत मुद्रा में आंखें फाड़ फाड़ के उनकी तरफ देखते रहते, यानी कि वह दर्शकों को, श्रोताओं को बांधे रहते। उनकी किस्सा गायकी अक्सर रात में खाना पीना समाप्त होने के बाद शुरू होती और सुबह मुर्गों के बोलने तक जारी रहती। जो मुर्गा मुर्गी बोलते हैं कुकड़ू तब तक जारी रहती। उन्हें सुनने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता। वे अपनी इस कला में किसी वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे हमेशा खड़े होकर अपने कानों में अंगुली डालकर तेज स्वर में गाकर किस्सा सुनाने लगते थे। ऐसी ही गतिविधियों के बीच 1962 यानी 1962 का आम चुनाव संपन्न हुआ। हमारे स्कूल में हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया में देखता रहा, यानी कि डॉक्टर तुलसीराम। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुर्दहिया, डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिता तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था, तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया, इसलिए उन होते रामराज को वोट दे दिया। रामराज का मतलब स्वामी करपात्री जी की राम राज्य परिषद नामक पार्टी से था। यद्यपि मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, किंतु मेरा स्वाभाविक झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। विशेष तौर पे ललका झंडा मुटका डंडा वाले गाने ने हमारे ऊपर अमिट प्रभाव के चलते मुझे पिताजी के 2 रुपए वाले प्रकरण से बहुत ग्लानि हुई, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पाया। आम चुनाव के शीघ्र बाद होली का त्यौहार आया, यानी फागुन में पड़ता है होली खेला रघुबीरा, वध में होली खेला रघुबीरा। इस अवसर पर हमारी दलित बस्ती से ब्राह्मणों की एक बार फिर ठन गई। हुआ यह कि हमारी चमरौटी और जाता था। यह कार्य होलिका दहन से 1.25 महीना पूर्व बसंत पंचमी के दिन संपन्न होता था। बसंत पंचमी के दिन ही तो गाड़ दिया जाता है
होलिका दहन का। इसके बाद रोज ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियां तथा झाड़ झंकार उठाकर उस गड़े रेड के इर्द गिर्द रख देते थे। रेड़ गाड़ दिया जाता है ना होलिका दहन के अवसर पर, बसंत पंचमी को ही। तो ब्राह्मण इधर उधर पड़ी लकड़ियां और झाड़ झंकार वहां पे रख देते थे। इस प्रक्रिया से होलिका के दिन जलाने के लिए लकड़ियों का बड़ा ढेर तैयार हो जाता था। किंतु उस होली में होलिका दहन के पूर्व कुछ दलितों की झोपड़ियां उठाकर ब्राह्मणों ने होलिका में डाल दी। एक अंधविश्वास के कारण होलिका में डाल दी गई वस्तु को वापस उठाकर नहीं लाया जा सकता था। यह तो हम भी जानते हैं, हमारे समय भी था कि एक बार वहां से पड़ गया तो नहीं लाना चाहिए, वरना पाप पड़ेगा, अशुभ होगा, अपशगुन होगा। ब्राह्मणों की इस करतूत से दलित बस्ती में हाहाकार मच गया। इस बार दलितों ने मिलकर तय किया कि वे त्योहार के बाद वाली सुबह रात का बचा खुचा खाना ब्राह्मणों के घर मांगने नहीं जाएंगे। स्मरण रहे कि हमारे गांव में यह एक सदियों अपने अपने जमींदारों के घर से बचा हुआ खाना लाती थी, आज भी लाते हैं। आज भी जो चमरौटी है, मुसरौटी है, वहाँ से जो अच्छे घर के लोग हैं, अच्छे ओबीसी अदर भी, वहाँ से वही खाना लाती हैं। कुछ भी प्रोग्राम पड़ता है, शादी विवाह, शुभ अवसरों पर, जिस पर घर के बच्चे टूट पड़ते थे, क्योंकि ऐसे भोजन स्वादिष्ट हुआ करते थे। सन 1962 की होली यानी 1962 की होली के अवसर पर इस तनातनी के कारण दलित ब्राह्मणों के घर से खाना नहीं लाए। मेरी माँ भी हर त्योहार के बाद सुदेश्वर पाड़े के घर से खाना लाया करती थी, किंतु इस होली में खाना न लाए जाने से दलित बच्चे बहुत निराश हुए थे। अब बच्चों से क्या, बच्चों को तो खाने से मतलब है, वे क्या जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन किसकी लड़ाई हुई। संभवतः कुछ निराशा मुझे भी हुई थी। इस संदर्भ में एक खास बात यह थी कि बसंत पंचमी के दिन होलिका गढ़ते ही बभनौटी तथा चमरौटी दोनों में होली संगीत समारोह शुरू हो जाता, जो बड़ी देर रात तक चलते रहता था। दलित बस्ती का संगीत समारोह पारंपरिक रूप से हमारे घर आयोजित होता था, क्योंकि चौधरी थे उसके चाचा। ब्राह्मणों से तनातनी के कारण दलित बस्ती की होली काफी रोचक हो गई थी। एक तरह की होड़ मची थी कि बभनौटी और चमरौटी में किसकी होली बेहतर ढंग से मनाई जाती है। मेरे पिताजी का एक मनचाहा होली का गाना था, जिसे वे नहाते गाते धोते हर समय जोर जोर से गाने लगते थे। वह गाना था, कौन बन राम लिए बनवासा, कौन बन राम लिए बनवासा, सूखल ताल हिलोरन लागे, ठूठी ठूठी डरिया से निकरेला गांसा, कौन बन राम लिए बनवासा। चूंकि हमारे गांव के पूरब में मुर्दहिया का जंगल तथा पश्चिम में ताल था। ताल मतलब पूरा 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 मतलब परती है खेत बहुत दूर तक। ये परती मतलब परती रहे या वो रहे, मतलब परती रहे चाहे उसमें कुछ बोया गया हो, लेकिन बीच में मकान सकान कुछ ना हो, खेत ही खेत हो, तो उसे कहा जाता है ताल। तो एक तरफ जंगल एक तरफ ताल, इसलिए पिताजी के गाते ही एक अजीबोगरीब दृश्य प्रस्तुत हो जाता था। बसंत पंचमी के आते ही जंगल के सूखे पत्ते झड़ जाने के बाद अत्यंत कोमल अरुणिमा लिए डाली डाली पर गासे फूटने लगते। गासा यानी कि नया जो पत्ती लेना शुरू कर देता है पेड़ पौधे, उसी को कहते हैं गासा। तथा आसमान में बादलों के आते ही त्रिकोण आकृति में उड़ते हुए बगुलों का झुंड ताल की ओर मुड़ने लगता। ताल बंसु पांडे अक्सर इन बगुलों पर अपनी बंदूक चला देते थे, जिससे उनकी पंक्तियां बिखर जाती थी। बंसु पांडे बगुला मारकर खा जाते थे। दलित बस्ती के मजदूर ने बंसु को बगुला मारने पर अक्सर गालियां देती रहती थी। यह कोढ़िया फुकौना यह सब कह रही होंगी, क्योंकि दलित कभी बगुलों को मारकर नहीं खाते थे। पिछले अकाल की भूखमरी में भी किसी दलित ने बगुलों को कभी नहीं मारा। एक खास बात यह थी कि नए नए घासों के निकलते ही मुर्दहिया के जंगल में वे सारे पक्षी कलरव करने लगे थे, जिनका वर्णन युग युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उस होली की तनातनी में ऐसा लगता था कि मानो बभनौटी के पास पोखरे पर स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी कुछ अन्य राग अलापते थे। यानी एक तरफ जो ताल था, ताल वो ताल तलैया होता है ना, और पानी वाला भी ताल हो सकता है, और आपका जो पूरा खाली है घर मकान कुछ नहीं है वो भी ताल होता है। तो दोनों प्रकार से होता है। तो ताल तलैया है, पानी भी है, तो वहाँ पे बगुले आते थे। तो हम कहाँ पहुँचे, हमने यही पहुँचा कि बभनौटी के पास पोखरे पर स्थित घने पेड़ों पर बसेरा बनाए पक्षी अन्य राग अलापते थे, तथा दलित बस्ती के पास मुर्दहिया के पक्षी उनसे भिन्न कोई दूसरा राग
ऐसे माहौल में होली आ गई। एक परंपरा के अनुसार गांव में जब भी होली जलती थी, खूब तेज दौड़ने वाले युवक होली की आग से बीड़ जलाकर दौड़ते हुए आग की सीमा के बाहर किसी अन्य गांव की सीमा में फेंक देते थे। बीड़ जलाकर दौड़ने वाले में दलित भी शामिल होते थे। बीड़ रेड़ के पेड़ से बनाई जाती थी। रेड़ का पेड़ आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे ज्यादातर शहर के लोग। रेड़ काट कर उसकी टुनगी पर कपड़ा बांधकर मिट्टी के तेल में डुबा दिया जाता था, जिसे बीड़ कहते थे। हमारी बस्ती के दलित युवक भी बीड़ जलाने जब पहुंचे तो ऐसा लगता था कि ब्राह्मणों से मारपीट शुरू हो जाएगी। इसकी आशंका पहले से थी, इसलिए दलित महिलाएं गाय बैलों की तलवार नुमा पसलियां लेकर तैयार बैठी थी। सन्देह होलिका दहन के समय किसी ब्राह्मण ने कोई विरोध नहीं किया। ब्राह्मण के साथ दलितों ने भी बीड़ जलाया और वे भद्दे भद्दे होलिका कबीर गाते हुए गांव की सीमा के पार परसुपुर की सीमा में पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि परसुपुर वाले हमारे गांव की तनातनी के चलते स्वयं लाठियां लेकर सीमा पर पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपनी सीमा में बीड़ फेंकने का विरोध शुरू कर दिया। दूसरे की सीमा में बीड़ फेंकना अपशगुन समझा जाता था। बड़ी मुश्किल से दोनों गांव के बीच लड़ाई होते होते बची। उस होली में रात भर हमारे घर गादी चलती रही। दोनों चाचाओं की बड़ी संख्या में शिव नारायण पंथी चेले इकट्ठा हुए थे। रात भर गाना बजाना चलता रहा। इस दौरान जेदी चाचा की बहुत याद आती थी, विशेष रूप से गायन के बीच उनका जोर जोर से डांटना। इन निरंतर गतिविधियों के बीच पिताजी कवन बन राम लिए बनवासा बार बार दोहराने लगते, जिसके बाद मठिया गांव से आए दुख की ढोलकची के ढोल की आवाज दमक उठती थी। दूसरे दिन दोपहर तक रंगबाजी होती रही तथा उसके बाद एक बड़े हीदे में भांग तैयार की गई। इस बीच बरहलगंज वाला बंकिया डोम अपना सिंघा बजाता हुआ आधम का। वह बार बार कहता कि चौधरी साहब नहीं है तो क्या हुआ। सिंघा की चिंगार तेज होती रही। उस तनातनी वाली होली में बंकिया डोम ने जान डाल दी थी। इतना ही नहीं, उसने बबनौटी का सारा नजारा अपने सिंघे की फूंक से उड़ा डाला। इस दौरान गांव के जोगी बाबा एक बार फिर अपना चिमटा बजाते हमारे घर के पास वाले नीम के पेड़ के नीचे बम बम बोलते हुए खड़े हो गए। मुन्नर चाचा के मुंह से निकल गया, भांग पी ला बाबा। इसके बाद जोगी बाबा शुरू हो गए, जैसन कहत बाड़ा भांग वैसन बभना खिंचले टांग, बड़ सततिया सहबाराम बड़ सततिया सहबाराम। जैसन कहत बाड़ा भांग वैसन बभना खिंचले टांग, बड़ सततिया सहबाराम बड़ सततिया सहबाराम। जोगी बाबा के इस जुमले के साथ तनातनी वाली वह होली गुजर गई। इसके कुछ दिन बाद 8वीं का इम्तिहान हुआ। मैं कक्षा में प्रथम आया। सन 1962 वाले गर्मी के दिन थे। उस समय 8वें दर्जे में कृषि विज्ञान की पढ़ाई आवश्यक हुआ करती थी। साथ में हर छात्र को स्कूल के पास मैदान में क्यारी बनाकर साग सब्जी फूल आदि तरह तरह की फसलें उगानी पड़ती थी। गर्मी की छुट्टियां आने पर स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री धर्मदेव मिश्र ने इन फसलों की देखरेख के लिए मेरी ड्यूटी पक्की कर दी थी। साथ में 4 अन्य लड़के होते थे। बारी बारी से इन लड़कों की ड्यूटी बदलती रहती थी। हम लोग रात में भी स्कूल पर जाते और वहीं सो जाते। इस तरह स्कूली कृषि की सुरक्षा करते रहते हम लोग। इस कार्य में हमें बुरा नहीं लगता था। एक दिन इस तरह की रखवाली करते हुए हम लोग ओरहा भुनने के लिए किसी के खेत से चना उखाड़ लें। चना आप उखाड़ के लाएं, यदि चना थोड़ा सा खाने लायक हो गया है उखाड़ के लाइए, उसको नीचे आग कोई भी जला के आग में भूजना, उसे ओरहा कहा जाता है। मतलब चना को आग में भूज कर खा लीजिए, उसे ओरहा कहते हैं। तो रात का समय था। स्कूल की एक झोपड़ी थी जिसमें गन्ने की पत्ती जलाकर ओरहा भूना जा रहा था। अचानक एक लुत्ती चिटक कर ऊपर झोपड़ी से चिपक गई। थोड़ी देर बाद झोपड़ी में आग लग गई। एकाएक हमारी हालत खराब हो गई। आप झोपड़ी में आग लग गई तो हालत खराब हो ही जाएगी। मतलब ये भूज रहे थे, छटक के झोपड़ी में चल गई आग। संयोग बस सब्जियों और फूलों की क्यारियों के पास एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा था। हम जल्दी जल्दी वहां से घड़े में पानी भर भर कर लाकर आग बुझाने में सफल रहे। हम बुरी तरह डरे हुए थे कि प्रधानाध्यापक साहब क्या कहेंगे। मैंने डरते डरते उनसे सारी बातें बता दी। होरहा की बात सुनकर वे हंस पड़े।
बाद में वे इस ओरहा का किस्सा स्वयं औरों को सुनाते फिरते। हम लोगों ने गन्ने की नई पत्तियां तथा राठा लाकर बकेल की रस्सी से बांध कर झोपड़ी के जले हुए हिस्सों को ठीक कर दिया। कैसे ठीक किया, फिर से सुनिए कैसे ठीक किया। तो बाद में वे होरहा का किस्सा स्वयं सुनाते। हम लोगों ने गन्ने की नई पत्ती लाए, लेखक और उनके दोस्तों ने, और रहट्ठा लगाकर, रहट्ठा मतलब ये जो अरहर की फसल काटी जाती है, जब उसमें से अरहर को पीट दिया जाता है, जो रहर है अरहर, तो जो बच्चा है डंडा तना उसका, उसे कहते हैं रहट्ठा। तो रहट्ठा और गन्ना का पत्ती से जो जला था उसको सही करती है। गन्ना का पत्ता से पानी वानी बरसेगा तो टपकेगा नहीं। आगे देखते हैं। बकेल पलाश की जड़ को कहते हैं, जिसे लोहे की निहाई पर रखकर हथौड़े से कूचकर पिदिल्ला कर दिया जाता था। इसके बाद उसका आकार पटुआ जैसा हो जाता था, जिससे रस्सी बना दी जाती थी। गांव में अनेक शादियां होने वाली थी। हमारी 2 चचेरी बहनों की भी बारात आने वाली थी। उन दिनों हमारे गांव के ब्राह्मणों की शादियों में एक शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शादी के दूसरे दिन बारातियों द्वारा मजलिस सजाई जाती थी। यह कार्य अक्सर दोपहर बाद संपन्न होता था। मजलिस के दौरान घराती बाराती आपस में तरह तरह के सवाल जवाब करते रहते थे। इन सवालों में धार्मिक सवाल ज्यादातर होते थे। क्योंकि 8वीं दर्जा पास होते मैं गांव में काफी चर्चित हो चुका था, इसलिए दलित बस्ती के लोग कहने लगे कि अब गांव में बारात आने पर ब्राह्मणों की ही तरह दलितों को भी शास्त्रार्थ करना चाहिए। दलित बस्ती में यह एक नई परंपरा स्थापित होने वाली थी, जिसका प्रमुख कारण था उस वर्ष वाली तनावपूर्ण होली। हमारी बस्ती के लोग यह दिखाना चाहते थे कि ब्राह्मणों से किसी मायने में कम नहीं है। कमरवा कमथरी नामक गांव से हमारे घर बारात आई। मेरे गुस्सैल नगर चाचा की बेटी किस्मतिया की शादी थी। उन दिनों दलितों के विवाह समारोह के अवसर पर बाना बनेठी, गदा, मुगदरबाजी, फेरी, कलैया तथा कुश्ती आदि जैसे देसी कलाओं का काफी प्रचलन था। विवाह के दूसरे दिन दोपहर को उक्त सारी कलाओं का खूब प्रदर्शन हुआ, जिसमें घराती बाराती सभी शामिल थे। इन्हें देखने के लिए आसपास के अनेक गांवों के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद महफिल सजाई गई, जिसे मजलिस कहा जाता था। वैसे तो फारसी भाषा में मजलिस का मतलब पार्लियामेंट होता है। सच माने तो बारात के साथ जो मजलिस सजाई गई थी वह सचमुच में अपने अर्थ के ही अनुरूप थी। गांव के दलितों के मांग पर मुझे कहा गया कि बारातियों से शास्त्रार्थ करूं। मतलब डॉक्टर तुलसीराम थोड़ा पढ़े लिखे थे, 8वीं भी पास हो गए, तो कहा गया कि गांव की तरफ, दलित की तरफ से, गांव की तरफ से तुम ही शास्त्रार्थ में भाग लो, घराती की तरफ से। इस तरह के मजलिसों में लोग एक बड़ी बारात में काजू, किशमिश, गरी, मुनक्का आदि लेकर प्रसाद की तरह उपस्थित लोगों में बांटते थे। अच्छा, इतना बढ़िया बढ़िया चीज। साथ में सिगरेट, बीड़ी, पान का भी वितरण होता था। तेज गर्मी के कारण गुलाब जल से भरी पिचकारियां लोगों के चेहरों पर चलाई जाती थी। बहुत अच्छा प्रचलन था यार, बड़ा बड़ा अच्छा था। उन दिनों गांव में बिजली का नामो निशान नहीं था, इसलिए करीब 4 फीट की गोलाई में कपड़े से बना झालर नुमा बेना, जिसे लाठी में पिरोकर एक ताकतवर आदमी दाएं बाएं हिलाता था, तेज हवा का झोंका चल पड़ता था। यानी बेना आप जानते हैं ना, बेना जानते हैं, घर में लाइट उठ ना रहे तो हम चलाते हैं हाथ से, तो वही उस समय बड़ा होता था शादी विवाह में। ऐसे ही वातावरण में हिलाता था, तेज हवा का झोंका चल पड़ता था। ये मजलिसें मध्य युग के सुल्तानों के दरबारों जैसी लगती थी। ऐसे ही वातावरण में मुझे घर गांव वाले उकसाने लगे ताकि शास्त्रार्थ शुरू हो जाए। शर्म के मारे मेरा हाल बेहाल था। नगर चाचा बार बार कहते, पूछ तो से केहू न जीत पाई, पूछ। ब्राह्मणों की बारात में पूछे जाने वाले धार्मिक प्रश्नों का मुझे अनुभव था, अतः कांपते कांपते मैंने हिम्मत जुटाई। चूंकि मैं वर्षों से शाम के समय बस्ती वालों की उपस्थिति में रामचरितमानस का पाठ किया करता था, इसलिए इस ग्रंथ का पूरा वृत्तांत मेरी जबान पर रहता था। तो आज के लिए इतना ही। अगला भाग, इसके आगे देखेंगे अगले पार्ट में।
और यह भाग आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुर्दहिया का वचन हम कर रहे हैं भाग 5 मुतैया नागिन पार्ट 3 आज समाप्त हुआ। पार्ट 4 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।